नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती और प्राथमिक भर्ती में शामिल होने के लिए जो बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में निरंतर आपको प्रगति देखने को मिल रही होगी। बहुत सारी जगह से आपको विरोधियों के द्वारा नकारात्मक कमेंट भी दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए, जो नकारात्मक कमेंट आते हैं, जैसा कि कल मेरी पाठक जी से भी बात होती है कि जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो हमको सकारात्मक की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं, वो अभिप्रेरित करती, वो इंस्पायर करती हैं। तो साथियों, हमारा जो मुहिम है, मैं आपको ब्रिज कोर्स की मुहिम की बात बता देता हूँ। हमारी जो ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता को लेकर के केवल उत्तराखंड में ही नहीं चली है, लेकिन हमारे देश के विभिन्न राज्यों में चली हुई है। आपको मैं बता देता हूँ, पंजाब में चली हुई है, मध्य प्रदेश में चली हुई है, राजस्थान में चली हुई और वेस्ट बंगाल में चली हुई है, उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। उत्तर प्रदेश के भी साथी हमारे साथ हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, राजस्थान, ये 3 ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर से ब्रिज कोर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें निकल करके आई हुई हैं। तो जिसके लिए निरंतर प्रयास हमारे प्रकाश जी हैं, राजस्थान से प्रकाश जी भी हैं और इधर हिमाचल से हमारी शर्मा मैडम हैं, रूपाली शर्मा मैडम हैं, तो वो भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पंजाब से सुभाष जी हैं और वेस्ट बंगाल से हमारे एक साथी हैं मोहम्मदुल्ला जी उसको प्रयास कर रहे हैं। मोहम्मदुल्ला कह रहा हूँ, अब्दुल्ला जी हैं, तो वो प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही राजस्थान से भी हैं और उत्तर प्रदेश से तो बहुत सारे साथी हैं ब्रिज कोर्स वाले। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोच रहे थे कि ब्रिज कोर्स एक छोटा सा ग्रुप है, ब्रिज कोर्स बहुत छोटा सा ग्रुप नहीं है, नेशनल लेवल पे ग्रुप बना हुआ है। और साथ ही मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रयास हमारे राणा जी ने किया है, आज देखिए राणा जी ने एक प्रयास, छोटी छोटी यूनिटियां बना करके छोटे छोटे लोगों को निकाल करके निर्विवाद रूप से 4 साल हो गए हैं इस ब्रिज कोर्स संगठन में और निर्विवाद रूप से अभी तक चल रहा है। किसी भी प्रकार का कहीं पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो। एक आदेश जो होता है राणा जी की तरफ से, उस आदेश के तहत हम लोग यूनिटी में काम करते हैं। और आप लोगों से मैं निवेदन भी करता हूं, जितने अन्य ग्रुप के साथी भी आए हैं, तो ग्रुप में किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी ना करें। जो अगर आप हमारे संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम सब लोगों की लड़ाई एक है, संगठन एक है और कहीं पर भी मनमुटाव नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, संगठित रहिए। बहुत सारे लोगों की कंट्रोवर्सी भी आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। कल जो बैठक हुई थी उसमें भी देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर हम लोगों का जो आज तक का ग्रुप है, बड़ा निर्विवाद रूप से राष्ट्रीय स्तर का ग्रुप भी बना हुआ है हमारा, ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय स्तर में भी हमारा ग्रुप निर्विवाद रूप से है। तो ये सोच लीजिएगा कि जो हमारा एक आदेश होता है, बहुत सटीक, सेंसेबल, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं। तो यहाँ पर हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोवर्शियल मैटर आए। कंट्रोवर्शियल मैटर हमें चाहिए भी नहीं, और जो कंट्रोवर्शियल मैटर को इशूड करता है तो वो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पर ना आए। तो इसलिए साथियों, जैसा आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छा मैटर चला। और कल जो है कि जितनी भी याचिकाएं हैं, उन याचिकाओं को लेकर के जितने भी हमारे पिटिशनर हैं, माननीय एडवोकेट नेगी जी ने बता दिया था कि यहाँ पर 90% लगभग आपके पक्ष में केस है। इस बात को भी आप लोगों ने बता दिया है। अब यहाँ पर केस में क्या हुआ कि अभी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सरकार ने 3 सप्ताह का फिर से टाइम मांगा है। 3 सप्ताह बाद ही हम जवाब देंगे, क्योंकि ये सरकार के एडवोकेट कल उपस्थित थे हियरिंग में, तो उन्होंने जो है कि 3 सप्ताह का टाइम मांगा। और दूसरी बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि चाहे एनसीटी से जवाब आए या एनआईओएस से जवाब आए और जो स्टेट गवर्नमेंट से आए, जब ये जवाब हमें मिल जाएंगे उसके बाद ही हमारी सुनवाई आगे बढ़ पाएंगी।
और एक चीज़ और बता देता हूँ, हमारे एडवोकेट साहब ने भी स्पष्ट कह दिया है कि अब मैं किसी भी पिटिशनर को नहीं लूँगा। कोई भी पिटिशनर है, पिटिशनर का जो रूल था वो पूरी तरीके से हमने बंद कर दिया है। पिटिशनर कोई भी हो, मैं नहीं लूँगा, क्योंकि बाद में कोर्ट भी हमसे सवाल पूछ सकती है कि लेट आने का कारण क्या है, क्योंकि लेट आने का कारण तो हम क्या दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मनवीर सिंह रावत जी जो पूर्व बीएड के अध्यक्ष थे, उनके संबंध में भी उन्हें स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने अपना बोला कि अगर कोर्ट इस तरीके का सवाल पूछेंगे तो मेरे पास जवाब है, उसके लिए ठीक है। उनका लगभग 1.5 महीने पहले याचिका लगी हुई है, तो उनके संबंध में एडवोकेट साहब ने सवाल कहा कि कोर्ट लेट आने का कारण पूछेगी तो कोर्ट क्या जवाब देंगे आप। तो उन्होंने कहा साहब इसका जवाब मेरे पास है। उन्होंने अपना स्पष्ट मंत्र यहाँ पर दे दिया है। अब रही बात यूनाइटेड होने का, यूनिटी की, तो यहाँ पर जो भी हमारी कोर कमेटी की तरफ से ऊपर से आदेश आता है, उस आदेश का सभी को पालन करना होगा और पूरी तरीके से सरकार से, विभाग से, डिपार्टमेंट से, अन्य जो भी चीज़ें इससे लिंक हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, अनुभाग की बात हो या सचिवालय की बात हो, जहाँ पर भी ये मैटर होता है, तो यहाँ पर आपको जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अनुभाग में भी आपको डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं वो कार्य करने होंगे, क्योंकि आपको काउंटर एफिडेविट का रिप्लाई देना है। उसके लिए हमारी जो भी कोर कमेटी की तरफ से टीम आता है, तो ये देखिए। तो कल की सुनवाई के संबंध में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग माननीय जस्टिस ने भी ये कह दिया है कि यानी कि बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स इक्वल टू डीएलएड। सारी बातें आप लोगों ने सुनी होगी, यानी कि जो बीएड जो ब्रिज कोर्स हों वो डायरेक्ट डीएलएड के इक्वल हैं। ये चीज़ें उन्होंने कहा कि एडवोकेट ने भी कि एग्जैक्टली ऐसा ही है, डीएलएड के समकक्ष ही हैं, यानी कि बीएड के साथ ब्रिज कोर्स। और बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट से इफेक्टेड नहीं है। तो उन्होंने पार्लियामेंट अमेंडमेंट की भी बात करी थी, पार्लियामेंट अमेंडमेंट और ये डीएलएड इक्वल की सारी चीज़ें समानताएं आप लोगों ने देख ली हैं। अब रही बात कि ब्रिज कोर्स की पात्रता कितने प्रतिशत सही है, समझ रहे हैं? ये मैं बहुत बड़ी बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड के संदर्भ में क्या आप लोग नियमावली में हैं या नहीं हैं। ये मेरे हाथ में आरटी एक्ट है, आरटी एक्ट है उत्तराखंड का, आरटी एक्ट। यहाँ पर इसमें 61 पेज है। तो ये है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, आरटी एक्ट 2009, ठीक हो गया। तो ये 2009 का आरटी एक्ट है। तो इसमें क्या कहा गया है इसको देखते हैं। ये स्पेशली उत्तराखंड का बनाया हुआ है, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। राज्यपाल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, केंद्रीय अधिनियम संख्या 35 वर्ष 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। ये उत्तराखंड राज्य की है। आप ये उत्तराखंड राज्य का आप देख सकते हैं, उल्टा दिख रहा होगा लेकिन ये उत्तराखंड राज्य का है। तो साथियों, सबसे पहले आपने देखा होगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन का जिक्र कहाँ पर है, आरटी एक्ट का सेक्शन 23 क्लॉज फर्स्ट। रिलैक्सेशन की बात कहाँ पर की गई, आरटी एक्ट का सेक्शन 23 का क्लॉज 2 रिलैक्सेशन के लिए। और आरटी एक्ट अमेंडमेंट यानी आरटी एक्ट संशोधन 2017, 17 अक्टूबर 2017 और पार्लियामेंट अमेंडमेंट ये 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राप्त करने का टाइम देता है। यानी कि यहाँ पर आप देखिए क्वालिफिकेशन में शिथिलता दी गई है, ये नियमों के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जो उत्तराखंड की जो नियमावली की बात कही है तो उसके संदर्भ में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें भी आप लोगों के संदर्भ में कहा गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो विद्यालय प्रबंध समिति के बाद 25
ये आ गया आपका, ये है, यहाँ है आरटी एक्ट का जो भाग 6 है अध्यापक, उत्तराखंड का भाग 6 है अध्यापक। यहाँ पर क्या होता है देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा अध्यापकों हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के लिए अनिवार्य है, जो एनसीटी डिसाइड करेगी जिस क्वालिफिकेशन को, यानी कि जो ब्रिज कोर्स क्वालिफिकेशन है वो भी एनसीटी द्वारा डिसाइडेड है, नियुक्त होने हेतु अनिवार्य होगी। अब यहाँ पर उपनियम 1 में वर्णित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अधिनियम की धारा 2 के खंड ढ में निर्दिष्ट सभी विद्यालयों में प्रभावी होंगे, उत्तराखंड के सभी विद्यालयों में प्रभावी होंगे। अब यहाँ पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में छूट वाला भी जो सिद्धांत है वो दिया है कि अगर शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 के प्रयोजनार्थ अधिनियम की धारा 2 के खंड ड में उपखंड 4 में संदर्भित ऐसे विद्यालय जो अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता में शिथिलता चाहते हैं, नियमावली के लागू होने के 30 दिनों के अंतर्गत परिशिष्ट 5 और निर्धारित प्रपत्र 4 में सूचनाएं संबंधित जिला अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, जिला शिक्षा यहाँ पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को भी उपलब्ध कराएंगे, वो ठीक हो गया। इसके बाद निदेशक विद्यालयी शिक्षा उपनियम 2 में वर्णित सूचना को संकलित कर सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के अंतर्गत राज्य सरकार को उपलब्ध कराएंगे। अब देखिए, आवश्यक होने पर राज्य सरकार निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में शिथिलता हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकती है। ये इस नियम में शिथिलता का ऑलरेडी वर्णन है। अब आरटी एक्ट जो पूरे भारत में लागू हुआ, उसका सेक्शन 38 में न्यूनतम क्वालिफिकेशन 1 अप्रैल 2015 के बाद जो है 31 मार्च 2019 का जो शिथिलता वाला है वो पूरा तरीके से आप लोगों के पक्ष में है। सेक्शन 38 अगर आप देखेंगे, सेक्शन 38 को और आरटी एक्ट का सेक्शन 23 का क्लॉज उपधारा 2 को भी आप देखेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को कहीं भी बाहर नहीं करती हैं। अब एक चीज और बता देता हूं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 31 मार्च 2010 को एनसीटी को ऑथराइज बॉडी घोषित किया जाता है, यानी कि सुप्रीम बॉडी घोषित किया जाता है मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड करने के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा? एनसीटी। किसके लिए? शिक्षक बनने के लिए। तो एनसीटी द्वारा 23 अगस्त 2010 को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई। ठीक है, डिसाइड की गई। तो तब जो है कि राज्यों के पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशनों की कमी थी, उसके बाद और प्रशिक्षित अभ्यर्थी नहीं थे, तो राज्यों ने छूट मांगी, वो भी नियमावली में सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं, वो नियमों के अनुसार ही ठीक है। और उत्तराखंड के पास 31 मार्च 2016 तक छूट थी, ठीक है नहीं थी, समझ रहे हैं साथियों। उसके बाद भी प्रशिक्षित शिक्षकों की लगातार कमी रही, तो केंद्र सरकार ने एक अधिनियम 2009 आरटी एक्ट अधिनियम 2009 में फिर क्या करा? संशोधन किया, जो 17 अक्टूबर 2017 को, पहले 3 अगस्त 2017 को पार्लियामेंट में विधेयक लाया जाता है, जिसको 10 अगस्त 2017 को पारित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा जो है अनुमोदित किया जाता है। उसके बाद 17 अक्टूबर 2017 को आरटी एक्ट में, पार्लियामेंट से बिल होने के बाद आरटी एक्ट में के अधिनियम 2009, ठीक है, जो एनसीटी द्वारा बनाया गया निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में न्यूनतम क्वालिफिकेशन को लेकर 23 अगस्त 2010 को जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन बनाया, उस क्वालिफिकेशन में छूट प्रदान की गई थी कि इन लोगों को 5 साल में अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी, यानी कि ये एनसीटी द्वारा बनाई गई क्वालिफिकेशन है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और न ही ये किसी प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स क्वालिफिकेशन है, ये एनसीटी द्वारा डिसाइडेड क्वालिफिकेशन है, समझ रहे हैं। और ये 31 मार्च 2019 में मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने का प्रावधान भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप मिनिमम क्वालिफिकेशन
नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए कोई प्रकार का रिलैक्सेशन होता है, अगर उसमें लेकर के कोई कोर्ट केस होता है, तो निश्चित रूप से वो लंबा विवाद फिर जा सकता है। ये मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता सकता हूँ कि स्पष्ट है। जब आप आरटी एक्ट को पढ़ेंगे, आरटी एक्ट में रिलैक्सेशन कब है और किस किस कारण से हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डीप अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे। तो साथियों, ये बेहतरीन वीडियो है क्योंकि ये आपके लिए नॉलेजेबल है, और ये नॉलेजेबल है, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। बाकी आप लोगों को मैंने स्पष्ट कर दिया है कि जो अगर माननीय हाईकोर्ट नैनीताल से ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित जीतते हैं, तो ये केवल उन्हीं लोगों को फ़ायदा मिलेगा, केवल जो पिटिशनर हैं, ओनली पिटिशनर को ये फ़ायदा मिलेगा। और आपको पता है कि पिटिशनर बनाने की आगे की सारी जो प्रक्रिया है एडवोकेट साहब ने बंद कर दी है, कि इसका लाभ जो भी होगा ओनली पिटिशनर को होगा। ये स्पष्ट कर देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि कल की मीटिंग में भी स्पष्ट कर दिया गया है कि एडवोकेट साहब ने कि केवल ये पिटिशनर लाभ है, आगे मैं पिटिशनर नहीं बना रहा हूँ, जिसका कारण कोर्ट लेट आने का कारण भी पूछ सकती है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।